शांति का अद्भुत रहस्य एक ऐसा अमूल्य खजाना है जिसकी खोज में लोग दिन रात लगे रहते हैं। धन, वैभव, पुत्र इत्यादि सुख भरे पड़े हैं, फिर भी वास्तविक सुख शांति की खोज निरंतर जारी है। दोस्तों, इस वीडियो में यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो मेरा वादा है कि आप निराश नहीं होंगे और अंत तक आप स्वयं में एक नई आशा की किरण पुरस्फुरित होते हुए पाएंगे। इस रहस्य को आपसे साझा करने के लिए हम एक कहानी का सहारा ले रहे हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है राज कहानी, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है, जिससे होकर कुछ महिलाएं पड़ोसी राज्य में मजदूरी करने के लिए जा रही होती हैं। यह बात उस समय की है जब हमारे पास यात्रा के आधुनिक साधन मौजूद नहीं थे। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय कुछ ऐसे तथ्य मौजूद थे जो आज के आधुनिक समाज को भी पीछे छोड़ देंगे। इतिहास गवाह रहा है कि हमेशा से ही धन बल, सैन्य बल, जन बल इत्यादि असामान्य रूप से ही मिलते आए हैं। कभी इनका समान बंटवारा नहीं रहा। कुछ लोगों की बुद्धिमत्ता अपने उच्चतम स्तर पर थी, तो वहीं कुछ लोग अनपढ़ होकर जानवरों जैसा जीवन जी रहे थे। महिलाओं के समूह में से एक महिला बोली, "ए जी, सुना है मालविका ने एक शावक जैसे नवजात को जन्म दिया है?" एक ने उसकी ओर देखते हुए कहा, "हाँ बहन, सुना तो मैंने भी है, और यह भी सुना है कि जब से मालविका ने बच्चे को जन्म दिया है, बाला सिंह ने उसे काम पर जाने से पूरी तरह से रोक लगा दी है। कहता है, अब मैं अकेले कमाऊंगा, तुम उन्हें की परवरिश कर बस।" एक ने अनचाहे स्वर में कहा, "बेचारी मालविका, हम जैसी गली गली चलने वाली अब तो चार दीवारी में कैद हो गई।" समूह की सबसे वरिष्ठ महिला तुरंत बोल पड़ी, "इसमें क्या बेचारी, उसने तो अब तक खूब रगड़ा है, इसी बहाने अब थोड़ा सुस्ता भी लेगी। बाला सिंह मेरे सामने छोटा सा था, मेरे द्वारे ही खेला करता था। कहता था, अम्मा मैं शादी नहीं करूँगा। कारण पूछते पर कहता कि मैं बेटा ही रहना चाहता हूँ, बाप नहीं बनना चाहता। काहे कि हमारा पुत्र होगा तो हमसे रुपया मांगेगा, और सो तो मेरे पास है नहीं, कहकर भाग जाता। आज देखो अपने शेर जैसे कंधों पर पूरा भार लादे चल रहा है। समय सब कुछ करा लेता है बिटिया।" बेचारा बाला सिंह निरा जवान था जब उसके बाप ने उसका साथ छोड़ा और परलोक सिधार गया। इतने में सामने से कुछ महात्मा आते दिखाई दिए। "चुप, सब एकदम चुप!" समूह में से एक महिला ने कहा, "देख, सामने महात्मा आ रहे हैं।" सबने हाथ जोड़ लिए और महात्मा सबका नमस्कार स्वीकार करते आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलकर जल्द ही कार्यस्थल आ गया और सभी महिलाएं अपने अपने काम में लग गई। दिन चढ़ने लगा था। सूरज ने भी अपनी 1/4 दूरी तय कर ली थी। राज्य के राजा पत्राधीर आज राज्य की गलियों में निकले थे। यह उनका राज्य की सुख शांति पता करने के पूर्व का व्यवहार था। पत्राधीर राज्य भर की सुख शांति की चाह लिए जांच कर रहे थे, किंतु उनका मन खुद इस बात को लेकर अशांत था कि उनकी पुत्री तितली भला बोल भी पाएगी या फिर जीवन पर्यंत मूक ही बनी रहेगी। यह दर्द राजा सबसे नहीं कह सकते थे। अपने संबंधियों, खास मंत्रियों तक ही यह बात सीमित रखी, परंतु चाहते हुए भी राजा खुश नहीं थे। घूमते घूमते राजा वहां भी पहुंचा जहां महिलाएं काम कर रही थी। चूंकि राजा ने भेष बदल रखा था तो किसी ने उसे पहचाना नहीं। चलते चलते राजा रुक गए और कामगारों में एक युवती को देखते ही घोड़े से उतर पड़े और पास उसके पहुंच गए। अनजान युवक को देखकर सभी महिलाएं उसकी तरफ देखने लगी। राजा ने धीमे स्वर में कहा, "सुनिए।" युवती ने पलट कर देखा और बोली, "जी कहिए।" राजा धीमे स्वर में बोला, "यहाँ सब कुशल मंगल है?" "हाँ, पर आपको किससे मिलना है?" यह युवती कह ही रही थी कि राजा वापस हो लिया। जब राजा चले गए तब समूह में से एक महिला बोली, "ए रे, कौन था?" युवती ने जवाब दिया, "पता नहीं, शायद वो कोई राही है जो किसी की तलाश में भटक रहा है।" पत्राधीर महल वापस आता है और तुरंत ही जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ता है, परंतु पत्राधीर का मन अशांत की चपेट से बाहर नहीं निकल पा रहा था। रह रह के मन बस तितली पर अटक जाता। अभी तितली छोटी है, परंतु जब एक दिन वह बड़ी होगी तब भी क्या उसका यह अस्वाभाविक गुण मैं देख पाऊंगा? कई वैद्यों को तो दिखा चुका हूँ, पर कुछ काम नहीं आया। पता नहीं किन कर्मों की सजा आज भगवान मुझे दे रहा है। बेचारी तितली का क्या कसूर? अभी तो उसने दुनिया में अपने कदम ही रखे हैं। अचानक एक आवाज़ आती है, "भाई भाई, इस जंगल में जानलेवा जानवर भी हैं, इसलिए अपने घोड़े पर चढ़कर जाना सही रहेगा।"
इस दोपहरी में कोई उधर आता जाता भी नहीं। पूरे रास्ते में बस जंगल ही है जो रास्ते को छायादार बनाता है। पत्राधीर को आश्चर्य हुआ कि वह घोड़े पर ही तो था, पर न जाने कब उतर कर पाँव पाँव हो लिया। सच ही है, अशांत मन जागरूकता को कोसों दूर रखता है। अप्रिय भावों में भी ऐसी मादकता घोलता है कि कोई सुध ही नहीं रहती। चूंकि राजा शादी वेशभूषा में था, इसलिए अब तक कोई उसकी सच्चाई नहीं भांप पाया था। राजा ने बिना विरोध के घोड़े पर चढ़कर जंगल में प्रवेश किया। राजा जंगल में काफी दूर तक चला गया, किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। राजा पत्राधीर प्यासा हो गया और अपने अश्व को एक पेड़ से बांधकर जलाशय की तलाश में झाड़ियों से होता हुआ जा रहा था। राजा इससे अनजान है। सहसा यह आवाज राजा के कानों में गूंजी। राजा तुरंत ठहर गया, शायद कोई कुछ कह रहा है, उसने सोचा, और झाड़ी में झांका तो कोई मनुष्य तो नहीं दिखा। दो शाही बैठे थे। अचानक उनमें से एक बोल पड़ा, परंतु मालविका का ही नवजात क्यों? वह तो तितली से काफी छोटा है। राजा को विश्वास ना हुआ, एक जानवर भी कभी इंसानों को भाषा बोल सकता है। राजा को विश्वास ही ना हुआ, एक जानवर भी भला कभी क्या इंसानी भाषा बोल सकता है। इस चिलचिलाती धूप में वन के भीतर बेहद शांत और शीतल वातावरण था। पत्राधीर इनकी बातें सुनने को अधीर हो गया और वहीं चुपचाप बैठ गया। दोनों शाहियों की बात जारी थी। हाँ, मालविका का पुत्र काफी छोटा जरूर है, पर तितली भी अभी महज 6 साल की ही है। इन दोनों का मिलन निश्चित है, क्योंकि पूर्व जन्म में दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। यह बातें वरिष्ठ शाही कह रहा था। वह बोला, वह नवजात अपने पश्चिमी राज्य का नरेश चैता सिंह ही तो था, और तितली महारानी मातरी थी। राज्य की आपसी फूटन के चलते मातरी की हत्या कर दी जाती है, और यह वियोग चैता सिंह के लिए बड़ा गाढ़ा होता है, और दिल में ऐसा बैठ जाता है कि चैता सिंह मर मर के जीता है। और तभी दक्षिणी राज्य के राजा मानदेव से चैता सिंह का आपसी बंटवारे को लेकर युद्ध होता है, और चैता सिंह अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परंतु चैता के मन में मातरी की अधूरी चाह रह जाती है, जिसकी पूर्ति इस जन्म में होना निश्चित है। चैता सिंह का जन्म बला सिंह के यहाँ जरूर हुआ है, किंतु वह अपने साथ तमाम गुणों को लेकर आया है, जिसके बल पर वह तितली के योग्य वर बनेगा। दूसरे ने पूछा, अभी आपने कहा कि पत्राधीर की व्याकुलता निराधार है, भला वो कैसे? 6 साल की पुत्री है, जिसने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला। ऐसे में एक पिता के नाते राजा की यह चिंता तो स्वाभाविक है, यही तो अस्वाभाविक है। वरिष्ठ ने कहा, पत्राधीर पिता बनकर अधिकांश जीवन जी रहा है। वह अज्ञानवश जिसके लिए अशांत है, उसकी वह पुत्री पूर्णतः निश्चिंत है। पत्राधीर को अपने राजकीय कार्यभार को देखना प्राथमिक है, और अज्ञानवश पारिवारिक चिंता का शिकार होना एक राजा का लक्षण नहीं। दूसरे ने कहा, परंतु पत्राधीर अपनी चिंता से कैसे निकलेगा और अपने राज्य कार्यभार को कैसे प्राथमिकता देकर निभाएगा? वरिष्ठ ने कहा, नियति ने सब पहले से ही तय कर रखा है। जल्द ही पत्राधीर की अशांति लुप्त हो जाएगी और परम शांति की राह वह अपना लेगा। पत्राधीर की प्यास अब काफी बढ़ चुकी थी। वह अब और न ठहर सका। वह वहां से उठकर पानी की तलाश में आगे बढ़ा। आखिर उसे एक जलाशय मिल गया। पास पहुंचकर उसने थोड़ा पानी पिया। तब उसकी जान में जान आई और सोचा, घोड़े को भी प्यास लगी होगी। इसलिए उसने अपनी तरकश में एक बड़ा सा पत्र फंसाकर उसमें पानी भर लिया और घोड़े के पास जा रहा था कि जंगली कुत्तों ने पत्राधीर को घेर लिया। कुत्ते जोर से आवाज करने लगे, शायद और कुत्तों को बुला रहे थे। और कुत्ते तो ना आए, पर एक बलशाली पुरुष जरूर आ गया। उसकी शेर जैसी नुकीली आंखों के आगे कुत्ते टिक नहीं सके और भाग गए। राजा ने देखा तो पहचान लिया। यह तो वही व्यक्ति है जिसने मुझे पूर्व में बचकर चलने को कहा था और कहा था कि घोड़े पर सवार होकर आगे जाओ। पत्राधीर बोला, सुनो भाई, तुम कौन हो? मैं बला सिंह हूँ, उसने जवाब दिया। पत्राधीर ने प्रत्युपकार की सोचते हुए कहा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे मांग सकते हो, मैं ना नहीं करूँगा। बला सिंह ने नज़रअंदाज करते हुए कहा, रहने दीजिए राजा साहब, फिर कभी मांग लूँगा। पत्राधीर आश्चर्य से बोला, तुम्हें किसने कहा मैं राजा हूँ? बला सिंह ने शांत भाव से जवाब दिया, महाराज, मैंने पहले कभी शायद ही आपको देखा हो।
आपके धनुष और तीर के साथ राजकी घोड़ा से मैं समझ गया कि आप राज परिवार के करीबी ही होंगे, और अभी आपके विचार और व्यवहार ने इसकी पुष्टि भी कर दी। पत्राधीर बोले, काफ़ी समझदार जान पड़ते हो, कहाँ से इसी समझ पाई? भला सिंह बोला, महाराज मैं कभी पढ़ने तो नहीं गया, परंतु जिंदगी के कुछ छोटे और बड़े पलों ने मुझमें समझ पैदा कर दी। तुम करते क्या हो? पत्राधीर ने पूछा। जो भी करने को मिल जाए उसे कर लेता हूँ। शाम होने को है, चलिए मैं जा रहा हूँ। आप भी चलना चाहें तो बाहर तक साथ चल सकते हैं। पत्राधीर बोले, क्यों नहीं? दोनों साथ होकर चल दिए। वैसे भी पत्राधीर का अकेले सही रास्ता पकड़कर जंगल से बाहर आ पाना कठिन था। जंगल से बाहर निकलकर दोनों रास्ते में पहुंचे ही थे कि उधर वापस आती महिलाएं भी वहां पहुंच गई। उनमें से उस युवती ने पत्राधीर को पहचान लिया और बोली, अरे आप भला सिंह की खोज कर रहे थे क्या? पहले बताया होता तो हम इसका पता तुम्हें पहले ही बता देते। हमारा कुशल क्षेम पूछते फिरते हो, पर मन तो तुम्हारा कहीं और ही लगा रहता है। भला सिंह ने बात काटते हुए कहा, यह हमारे महाराज हैं। युवती ने तुरंत मुंह पर हाथ रख लिया और क्षमा प्रार्थी होकर राजा के सामने माफ़ी मांगने लगी। राजा ने माफ़ कर दिया क्योंकि उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी। संयोगवश महात्मा भी वहां पहुंचे। पत्राधीर संग सभी ने उन्हें नमस्कार किया और महात्मा के संग ही राज्य की ओर पत्राधीर चल दिया। उधर भला सिंह महिलाओं के साथ अपने गांव की तरफ चल दिया। महात्माओं के साथ चलते हुए पत्राधीर स्वयं को रोक न सका और चलते चलते बोला, महात्मन मेरे भीतर कई प्रश्न हैं। आज जो कुछ भी मेरे साथ घटित हुआ वह पहले कभी नहीं हुआ। महात्मन बोले, हमें ज्ञात है राजन तुम्हें वन में घटित दृश्य बार बार प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। पत्राधीर ने अधीरता से कहा, हाँ महाराज, मैंने जंगल में दो शाहियों को मनुष्य जैसे बातें करते हुए पाया। क्या ये संभव? महात्मा ने शांत स्वर में कहा, हाँ राजन, आज मकर संक्रांति है जो पूरे साल में एक बार ही आती है, और तब वह समय होता है जब शाही के पास अपार शक्तियाँ होती हैं। उसके लिए इस दिन कुछ भी मुश्किल नहीं, परंतु वह भी इससे अनजान रहती है। तुमने उन्हें इंसानी भाषा में बात करते सुना, पर वह उनके लिए अपनी भाषा ही थी। पर महाराज, वो मेरे विषय में ही बातें कर रहे थे, मेरी तितली के विषय में बातें कर रहे थे। और ये मालविका कौन है? महात्मा बोले, राजन, समय आने पर तुम्हें सारे उत्तर मिल जाएंगे। तुम्हें सर्वप्रथम स्वयं को शांत करना है। सारे प्रश्न नियति पर छोड़ दो। समय आने पर तुम्हें वह सब उत्तर जरूर देगी। इतने में महात्मा की कुटिया आ गई। वरिष्ठ महात्मा की बातें सुनकर पत्राधीर स्वयं की शांति के लिए आतुरता दिखाता है। महाराज, मेरी अशांति कैसे दूर होगी? कैसे मैं शांतिपूर्वक राज्य का संचालन कर पाऊंगा? वरिष्ठ महात्मा पत्राधीर के मनोभावों को समझ रहे थे। कुछ क्षण ठहर कर बोले, राजन, तुम्हारा चिंतित होना स्वाभाविक है। व्यक्तिगत और वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों के बीच उचित निर्णय हेतु तो सभी अशांत रहते हैं, किंतु इस संसार में यदि कोई बीमारी है तो उसका निदान भी है। तुम ध्यान करो अपने व्यवहार पर, अपने कर्तव्य पर, अपने मनोभावों पर। जब तुम ऐसा करने में सफल हो जाते हो तो तुम्हारा मन भटकाव में जाने से संकुचता है, असहज महसूस करता है, और धीरे धीरे तुम अपने मन पर काबू पा सकते हो। इसके लिए स्वयं पर ध्यान देकर आत्मनिरीक्षण करना तुम्हारे लिए बेहतर है। ध्यान शांति का मूल है। महात्मा की यह बातें पत्राधीर में मानसिक तौर पर बदलाव लाती हैं और पत्राधीर धीरे धीरे शांति के पथ पर चलने लगता है। दोस्तों, यह कहानी पूर्ण नहीं है। यदि आप इसकी चाह रखते हैं तो हमें कमेंट करिए। मैं इसका दूसरा भाग जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए, सीखते रहिए नए अनुभव, ताकि आप स्वयं को एक नए आयाम में ले जाने के काबिल बना सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।